कहानियाँ जो मुश्किल बातें भी आसान कर दें, सही मायने में वो होती हैं दोस्त। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं बातें करती हूँ हिंदी किताबों के बारे में, साहित्य के बारे में, मसालों के बारे में जो किताबों में है ऑफ कोर्स। तो इनकेस अगर किताबों में दिल लगता है या कि दिल लगाना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए है। मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि आसान लिखना जो सबको समझ में आ जाए बड़ा मुश्किल काम होता है। तब इस बात पर आधा अधूरा यकीन हुआ था। पूरा यकीन तब हुआ जब मैंने पंकज सुबीर को पढ़ना शुरू किया। उनकी लिखी जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था पहले किताब मैंने पढ़ी, और फिर मैंने उनको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना स्टार्ट किया। और कई बार लगा कि एक संपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगी इनके संकलन के बारे में, लेकिन इस बीच मेरे हाथ लगी उनकी लेटेस्ट रिलीज़ हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ये किताब उनकी कहानियों का संकलन, और जैसे ही मैंने इसे पढ़ा मुझे लगा कि पहले मुझे आपसे इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बताना है। ये पंकज सुबीर जी की लिखी 10 कहानियों का संकलन है। कहानियों के विषय जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन एक मूल बात जो सब में है वो है इन विषयों की जटिलता का सरलतम रूप में अभिव्यक्त हो जाना। कहानी किताब की जो पहली कहानी है वही इसकी शीर्षक कथा भी है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। एक नौकरीशुदा युवक की कहानी जिसकी ज़िंदगी में कॉर्पोरेट कल्चर ने उसके 24/7 का टाइम हर लिया है। वो ठहरना चाहता है और एक रोज़ उसे मौका भी मिलता है। एक व्हाट्सएप पर आई एक वीडियो लिंक पर क्लिक करता है और मुनीर नियाज़ी साहब के अशार सुनना शुरू करता है। जैसे जैसे वो अपने अशार कहते हैं वो वैसे वैसे डूबता जाता है अपने घर, अपने गांव, अपने बचपन में। जहाँ गांव था, दोस्त थे, एक नहर थी, लंबी चाची थी, बबलू था। लंबी चाची एक आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन, गांव भर उनकी इज्जत करता था, और युवक जो तब किशोर था उनकी इज्जत करता था। लेकिन तभी 2 घटनाएं घटती हैं। एक तो बबलू की मौत, और दूसरा वो रात जिस दिन वो लंबी चाची को घर छोड़ने जाता है। वो बदहवास सा लौट कर आता है, हैरान, परेशान, घबराया हुआ सा, लेकिन आश्वस्त भी कि उसने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। और अगला दिन उसकी सभी सीखों, सही गलत के उसके तमाम पाठों और नैतिकता के बोझ को ठोकर मार उसे ज़िंदगी भर सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। इंसान की दमित इच्छाएं कैसा विकराल रूप धर लेती हैं, कैसी पहेली है इंसान का मन, उसकी आकांक्षाएं, उसके अफसोस। ऐसे ढेरों सवाल जहन में छोड़कर कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये चेतावनी जारी कर जाती है कि ठहर कर पढ़ना, मुझे हल्के में मत लेना और देर तो बिल्कुल भी मत करना। एक और कहानी है बेताल का जीवन कितना एकाकी। कहानी किसी रहस्य सी शुरू होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बरगद के पेड़ पर रोज़ बैठा करता है, हर बात से अनजान। उसे किसी चीज़ में रुचि नहीं, आसपास क्या घट रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। कोई उससे बात करना चाहे तो उसे भी झड़क देता है। आखिर कौन है वो व्यक्ति? संदीप इसी जिज्ञासा के साथ एक रोज़ उसके पास जाता है और बातें शुरू करता है। कहानी कल्पना जगत से वास्तविकता के बीच बहुत त्वरित गति से आवाजाही करती है, और जिस क्षण आप ये अंतर भांप लेते हैं आप स्तब्ध रह जाते हैं। कहानी एक ऐसी समस्या को केंद्र में रखकर लिखी गई है जो हमारे देश की एक बड़ी आम समस्या में तब्दील हो चुकी है। पढ़ लिख कर अच्छी खासी सैलरी के बदले बच्चे जब अपना शहर, अपना देश छोड़कर दूर देश चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, तो उनके माँ बाप का दर्द कौन बयां करे। ये समस्या इतनी आम है कि आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रॉब्लम मानते भी नहीं है। लेकिन जब आप ये कथा पढ़ते हैं आप देखते हैं बूढ़े व्यक्ति का क्षण भर में क्रिस्टोफर और क्रिस्टोफर से धनंजय बन जाना। कहानी सुनने के बाद संदीप की जो मनोदशा होती है और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागता है, ये इस समस्या की जटिलता को आपके सामने खोल कर रख देते हैं। एक और कहानी है मर नासपिटी, 2 बहनों की बहन से दुश्मन में बदल जाने की कहानी। हलीमा और ज़रीफ़ा की कहानी। शादी के बाद से दोनों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उनकी लड़ाइयों से पूरा मोहल्ला वाकिफ़ है, और इस कदर वाकिफ़ है कि अब तो ये लड़ाइयाँ मोहल्ले भर के लिए उनके मनोरंजन की सबसे अच्छी खुराक बन गई हैं। पर इस बात से दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस सामने वाले को नीचा दिखाना है। और एक रोज़ हलीमा को ये मौका मिल भी जाता है।
वो ज़रीफ़ा को अपने सामने कुछ कारगुजारियाँ करते देख लेती है, उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर क्या होता है? कहानी का बड़ा नरम सा अंत है जो आंखें गीली कर देता है। मुंडवे वालों का जलवा, कथा रस का सर्वोच्च आनंद देती कहानी इस संकलन की मैं इसे कहूँगी। मुंडवे वालों का एक बहुत ही धनी परिवार है। परिवार में एक पुत्र ने जन्म लिया है और इसी खुशी में एक शानदार उत्सव का आयोजन किया गया है। क्या तो ठाट बाट, क्या शानो शौकत, 56 भोग किसे कहिए। यहाँ तो खाने पीने की ऐसी असंख्य चीज़ें हैं कि इंसान उंगलियों पर गिन भी ना पाए। 3 दिवसीय महोत्सव और महोत्सव की भव्यता देखते बनती है। पढ़ने वाला इस शानो शौकत से चौंधिया जाए। ऐसी जगमग व्यवस्था और ऐसी ही जगमग लेखनी भी। लेकिन पैसों का ये भव्य प्रदर्शन कैसे विद्रूप होता जाता है, कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा और एक ओहदा प्राप्त करने की इच्छाएं इंसान की सारी संवेदनाएं लील जाती हैं। कहानी का अंत जो है वो समझ में आते हुए भी कथानक कहीं कमज़ोर नहीं पड़ता है। आप एक पल को भी कथा को छोड़कर हट नहीं पाते और जब अंत तक पहुंचते हैं आप स्तब्ध रह जाते हैं। एक हौल सी उठती है कि ऐसा अंत, क्या अंत यूं भी बयां किए जाते हैं। संकलन की 10 कहानियां अपने आप में विशिष्ट हैं और अलग हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई मुझसे कहे कि मैं सिर्फ एक कहानी का नाम लूँ इस संकलन से, तो मैं कहूँगी वास्को डी गामा और नील नदी। ये जो कहानी है ये एक प्रतीकात्मक कहानी इसे कह सकते हैं। कहानी में नील नदी और वास्को डी गामा एक बार फिर से मिलते हैं। उनके बीच ढेरों सवाल जवाब होते हैं। नील नदी के पास उनके अपने प्रश्न हैं और वास्को डी गामा के उत्तर बड़े संक्षिप्त। इस कहानी का जो शिल्प है वो बड़ा विशिष्ट है। इतिहास और वर्तमान एक दूसरे के साथ बड़ी सघनता से गुथे हुए नजर आते हैं। बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद कहानी जब अंत की ओर बढ़ती है तो वासुदेव और नीलोफर के रूप में आपके सामने आती है और पाठक सन्न रह जाता है। एक और कहानी है चर्चे को, बड़ी मज़ेदार कहानी है क्योंकि इस कहानी की समस्या बड़ी अनोखी है। एक शहर है जहाँ सब चीज़ें तो हैं लेकिन उस शहर से एक पूरा का पूरा चर्च गायब है। चर्च के कागजात हैं, पेपर हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन चर्च नहीं है। आखिर वो चर्च गया कहाँ? बाद में पता चलता है कि जिस जगह पर चर्च था वहाँ तो शहर की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान खुल गई है। अब मिठाई व्यवसायी अपने दुकान को बचाने के लिए क्या निर्णय लेता है ये हैरान कर देने वाला है। पढ़कर हैरानी भी होती है और दिमाग सन्न रह जाता है। मैंने देखा है पंकज सुबीर को जब भी पढ़ा है कि सांप्रदायिक मुद्दों पर या धार्मिक मुद्दों पर जब उनकी कलम चलती है तो कभी घबराती नहीं है और न ही किसी भी बात को वो बहुत घुमा फिरा के कहते हैं। सीधा सपाट अंत करते हैं और पढ़ने वाला स्तब्ध रह जाता है। संकलन की जो बाकी कथाएं हैं वो भी शोषण, पाखंड या भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन एक आखिरी कथा, उसका अगर मैं जिक्र नहीं करूं तो इस वीडियो का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा और मेरी मेहनत का भी मतलब नहीं रह जाएगा जो मैं इस वक्त इतने गर्मी में बैठकर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो कहानी जिसके बारे में बताने जा रही हूँ ये संकलन की आखिरी कहानी है और इस पुस्तक की सर्वश्रेष्ठ कथा इसे कहा जा सकता है। मुझे नहीं पता इसे सबसे आखिरी में स्थान क्यों मिला किताब में, पर इस कहानी का नाम है इलोई इलोई लामा साबख्तानी। कहानी को मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। हंस पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी और उस वक्त इसे पढ़ने के बाद मन बहुत दिनों तक डिस्टर्ब था। कई रातें मैंने इसे सोचते हुए बिताई और जब ये किताब हाथ में आई मैंने इसकी कहानियाँ पढ़नी शुरू की और जैसे ही इस कथा पर पहुँची मैं शॉक रह गई क्योंकि मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ना तो था ही। आपके प्रति भी मेरी एक जवाबदेही है, तो मैंने इससे अपना दिल मजबूत किया और इस कहानी को दोबारा पढ़ना शुरू किया ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि हर व्यक्ति को ये कथा क्यों पढ़नी चाहिए। इस कथा को ज़रूर पढ़िए ताकि आप ये जान सकें कि भीड़ का न कोई धर्म होता है न कोई जात, ताकि आप ये जान सकें कि किसी भी हाल में हमें हमारे इतिहास को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे उसका हमारे वर्तमान से सीधा सीधा ताल्लुक़ हो ना हो। हमारा इतिहास है तभी हमारा आज होना सुनिश्चित हुआ है, ताकि हम ये जान सके कि किस तरह लोग धर्म को हथियार बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, कि कैसे इंसान के भीतर छुपे शैतान को बाहर आने में कुछ क्षणों का ही वक्त लगता है। और इनकेस अगर
इन सारी चीज़ों को जानने में आपकी रुचि नहीं है तो ये कथा पढ़िए, आबिदा और रज़िया नामक दो खूबसूरत लड़कियों की कहानी जानने के लिए, जिनके ब्याह की रात उनके कहर की रात होती है। ये सारी कहानियाँ जो इस संकलन में हैं, हर एक कहानी आपको आनंद देती है, मज़ा देती है, रोचकता देती है, सीख देती है, संदेश देती है, कुछ सिखाती है और सबसे अच्छी बात कि अंततः आपको स्तब्ध कर देती है। मुझे लगता है ये पंकज सुबीर जी की कहानियों की खासियत है कि वो अंत में हर पाठक को स्तब्ध छोड़ ही देते हैं। उनका अंत बहुत शानदार होता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि कहानी यूं ही नहीं रच दी गई है, इसके पीछे की जो तैयारी है वो पुख्ता है, आधार मजबूत है। तो अब मुझसे ये मत कहिएगा कि आपने पंकज सुबीर को नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो फटाफट इस किताब को ऑर्डर कीजिए। आप इस किताब से शुरू कर सकते हैं और अगर पढ़ लिया है इसे मिस मत कीजिए। आप चाहें तो मेरे लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आप मसाला चाय को भी उसके अच्छे काम के लिए एक सहयोग दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंकज सुबीर की कौन सी किताब आपकी फेवरेट किताब है, मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा। तो चलती हूँ, ढेर सारा ख्याल रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।